हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूर्व मध्यकाल या गुप्तोत्तर काल, जो कि बेसिकली एंशिएंट का ही पार्ट है, लेकिन एंशिएंट का अंतिम पार्ट है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर ग्रेजुएशन या एमए के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में ये इंक्लूड है, ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सामंतवाद नामक नई प्रवृत्ति का उद्भव कब हुआ? चूँकि सामंतवाद के विषय में हम पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं यूरोप की व्यवस्था थी, लेकिन इसका स्वरूप भारत में भी देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर होगा कि ऐसी प्रवृत्ति जिसमें ज़मीन का बंटवारा, जो सामंतवादी प्रवृत्ति पर आधारित थी, वो कब भारत में शुरू हुई? तो इसका आंसर है गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल। दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। यशोधर्मन कहाँ का शासक था? उत्तर मालवा। यशोधर्मन एक प्रमुख शासक था। गुप्तों के पतन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यशोधर्मन कहाँ का शासक था? तो उत्तर हो जाएगा आपका मालवा का शासक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यशोधर्मन की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? अर्थात यशोधर्मन ने जो भी कार्य किए, चाहे वह विजय हो या उसके प्रशासन से संबंधित अन्य कार्य, उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो उत्तर होगा मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ वंश का उदय कहाँ हुआ? उत्तर बंगाल। बंगाल को पहले गौड़ के नाम से ही जाना जाता था, गौड़ प्रांत कहलाता था। तो गौड़ वंश का उदय कहाँ हुआ? बंगाल, अर्थात गौड़ का संबंध बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ वंश का प्रमुख शासक कौन था? उत्तर शशांक। गौड़ वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रमुख शासक शशांक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक के सिक्कों पर किनकी आकृतियाँ मिली हैं? उत्तर शिव तथा नंदी की आकृति। चूँकि शशांक शैव धर्म को मानने वाला था, वह शैव धर्म का अनुयायी था, तो अपने धर्म से ही संबंधित आकृतियों को उसने अपने सिक्के पर खुदवाए थे। तो ये हो गया शिव तथा नंदी की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक ने किस धर्म के विरोध में कार्य किया? अर्थात शशांक ने किस धर्म को क्षति पहुंचाई? उत्तर बौद्ध धर्म। शशांक पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया, उसने कई विहार, बौद्ध स्तूप्स इत्यादि का विनाश किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हुनों का प्रथम आक्रमण कब हुआ? उत्तर स्कंदगुप्त। हुनों का जो आक्रमण था वो बहुत तीव्र हो जाता है गुप्तोत्तर काल में, लेकिन अगर हम प्रथम आक्रमण की बात करें तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनों का दूसरा आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तो जो दूसरा आक्रमण था, अर्थात दूसरा जो महत्वपूर्ण हुन नेता था, वह कौन था? तोरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर कुल कौन था? हुन नेता था। तोरमान के बाद ये आया था मिहिर कुल, ये भी एक शक्तिशाली हुन नेता था। मिहिर कुल को किसने पराजित किया? मालवा का शासक यशोधर्मन। यशोधर्मन एक शक्तिशाली शासक था जिसने मिहिर कुल को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हण ने किसकी तुलना विनाश के देवता से की है? उत्तर मिहिर कुल। चूँकि हुन शासक अत्यंत क्रूर और अपने विजय अभियानों में काफ़ी तीव्र हुआ करते थे, तो मिहिर कुल की तुलना कल्हण ने विनाश के देवता से की है। पुष्यभूति वंश का प्रमुख शासक कौन था? उत्तर हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश, जैसे कि हम देखते हैं कि गुप्तों के बाद प्राचीन भारत का जो सबसे संपन्न और शक्तिशाली वंश था वो पुष्यभूति वंश था, या हर्षवर्धन का काल था, जिसका सबसे प्रमुख शासक हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। हर्षचरित के रचयिता कौन है? उत्तर वानभट्ट। वानभट्ट जो था वो हर्ष का दरबारी कवि था, और हर्षचरित की रचयिता वानभट्ट ने की है, जिसमें हर्ष के जीवन के विषय में लिखा गया है। नेक्स्ट, कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो वानभट्ट। वानभट्ट कादम्बरी के रचयिता हैं। हर्ष द्वारा लिखित ग्रंथ कौन से हैं? हर्ष को भी कुछ ग्रंथों को लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें 3 प्रमुख हैं। ये 3 ग्रंथ माने जाते हैं जिसे हर्ष ने लिखा है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। यहाँ पर हम हर्षवर्धन की चर्चा कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी आपको हर्ष दिख रहा है दैट मीन्स हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हर्ष कब थानेश्वर का शासक बना? उत्तर होगा 606 ईस्वी। यहाँ पर इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये ईसा पूर्व नहीं होगा, ये ईस्वी होगा। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? चूँकि हर्ष जब गद्दी पर बैठा तो वह थानेश्वर का शासक बना, उसकी राजधानी थानेश्वर थी, परंतु उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली और हम देखते हैं आगे चलकर कन्नौज एक बहुत ही शक्तिशाली और राजनीतिक महत्व का क्षेत्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा के किनारे हर्ष का किसके साथ युद्ध हुआ? क्योंकि हर्षवर्धन एक शक्तिशाली शासक था, उसने पूरे उत्तर भारत पर लगभग अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। अब वह दक्षिण पर भी अपनी विजय अभियान को चलाना चाहता था। इसी क्रम में उसने नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय, जो कि दक्षिण का एक शक्तिशाली शासक था, दक्कन का शक्तिशाली शासक था, उसे पराजित करने की कोशिश की, परंतु वह इस युद्ध में स्वयं पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन के किस अभिलेख से पता चलता है कि हर्ष पराजित हुआ? अर्थात पुलकेशिन द्वितीय जो था, यहाँ पर हम समझ लें कि ये पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय के किस अभिलेख से पता चलता है? तो ऐहोल अभिलेख जो है उसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। तो ऐहोल अभिलेख में हमें यह वर्णन मिलता है कि हर्ष जो है वह पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। हर्षवर्धन के काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर, वेनसांग। हर्ष को किसने शिलादित्य कहा है? उत्तर, वेनसांग। क्योंकि हर्ष ने कई उपाधियां धारण की थी, उसमें से शिलादित्य भी एक है जो वेनसांग द्वारा हर्ष को दी गई थी। सकलोत्तरा पथेश्वर की उपाधि किसने धारण की? अर्थात पूरे उत्तर का स्वामी की उपाधि किसने धारण की? हर्षवर्धन इसका उत्तर होगा। हर्षवर्धन ने काफ़ी क्षेत्र पर, लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया था, इसीलिए इसे सकलोत्तरपतेश्वर की भी कहा जाता है। हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पहले वह चूंकि शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन आगे चलकर उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। वेनसांग जो हर्ष के काल में आया था, अब वह कब आया था भारत? तो इसका उत्तर होगा 630 ईस्वी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।